वीडियो है रियल नंबर का यूट्यूब पे हमारे ही चैनल पे, लेकिन फिर से हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें क्लास 10th का टोटल वीडियोस मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का पूरा कंप्लीट सीरीज आपको यूट्यूब में फ्री मिलेगा। साथ ही साथ हमारा ऐप भी लॉन्च हो रहा है कुछ दिन में, उस ऐप पे भी वो सारे वीडियोस मिलेंगे। ऐप में कुछ एक्स्ट्रा भी फीचर्स मिलेंगे आपको, जिसमें आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, अपना जैसे यहाँ पे है कि आप क्वेश्चंस आपको मिलता नहीं है, आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और टेस्ट दे के आप देख सकते हैं कि आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो उस चैप्टर में। ये सारी चीज़ें आपको ऐप में मिलेंगे। बहुत ही कैरेक्टर से पढ़ेंगे, एक विजुलाइजेशन से पढ़ेंगे। और ज़रा देखिएगा, रियल नंबर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक आते हैं यूक्लिड साहब, ठीक है ना। तो यूक्लिड साहब के बारे में हम बहुत पहले से जाना करते थे, लेकिन यूक्लिड साहब ने इसके बारे में कुछ बताया, ठीक है ना। और वो क्या बताया हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक फादर है जो अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहा है इस बात को लेके कि उसका बच्चा जो है बहुत बहुत परेशान करता है। ये देखिए, दारू पी के बेचारा आ रहा है, ठीक है, ढंगलाते हुए एकदम हीरोगिरी चाल में। और इसी के चलते उसके गार्जियन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उसकी मम्मी कपार पे हाथ रख के बैठी हुई है, ठीक है। अब ये देखिए, ये घर का में जाने का इसका स्टाइल देखिएगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं है इसको। अब इसको इसके पिताजी डांटेंगे, ये बोल रहा है कि क्या हुआ, क्या बात है। तो इसको बोले कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बात है। फिर ये देखिए, एक झप्पड़ कस के लगेगा इसको और बेचारा को बड़ी चोट लगेगा, ठीक है, और बेचारा मुरझा जाएगा तुरंत। तो ये लड़ाई वड़ाई जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये भी समझेंगे, यहाँ पे हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर इस कहानी को बताने का इसमें क्या राज है, ठीक है ना। देखिए, जनरली हमारे घरों में एक फादर होते हैं और एक मदर होती है और एक बच्चा होता है, और साथ में एक सर्वेंट कह सकते हैं जो रामू काका हैं, बहुत खतरनाक लुक लिए हुए हैं, ठीक है ना। हमको वो कैरेक्टर मिला नहीं, इसीलिए रामू काका को हम ऐसे ही बना दिए, जो मतलब घर का सेवा सत्कार करते हैं, सब्जी वब्जी लाना हो गया इसके लिए, ठीक है, सर्वेंट की तरह है। तो ये बच्चा तो एकदम नालायक है, दारू वारू पी रहा है, उसके लिए लड़ाई हो रहा है, उसकी मम्मी बैठी हुई है सर पे हाथ रख के। तो कितना भी नालायक हो जाए, लेकिन क्या रामू काका का जो वैल्यू है उससे इसका वैल्यू ज़्यादा होगा कि नहीं? क्योंकि ये बेटा है, बेवड़ा भी है और बेटा भी है। तो बेटा से, बेटा जो है उससे क्या है, सॉरी, रामू काका जो है उनका भी वैल्यू होगा, वो घर के लिए बहुत ही वर्क करते हैं, उनका भी वैल्यू होगा, लेकिन बेटा से ज़्यादा तो नहीं होगा। तो जो फादर होता है वही घर को चलाता है, ठीक है ना। तो यूक्लिड साहब जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, देखिएगा। जैसे फादर क्या हो गया, फादर इज इक्वल टू बेवड़ा बेटा और गुने मदर का प्यार। मदर का मतलब क्वीन बोल सकते हो, मदर का मतलब क्वीन और प्लस रामू काका, ठीक है। तो यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है ना। कभी भी ये जो आर का वैल्यू है, जो आप रिमाइंडर के नाम से जानते थे, कुछ पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ये रिमाइंडर का वैल्यू ये 20 से ज़्यादा हो सकता है क्या? नो सर। और वो ये जो फादर है इतने निर्दयी भी नहीं होंगे कि आर का वैल्यू, मतलब ऐसा नौकर देखे हो जिससे पैसा लेके कहा जाए काम करो, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो नौकर नहीं ना मिलेगा कि जो भाई पैसा भी देगा और घर के सारे काम भी करेगा। इसका मतलब कि आर का यहाँ जो वैल्यू होगा, हाँ, एकदम निर्दयी हो फादर तो पैसा ही नहीं देगा, नहीं तो कुछ पैसा देगा या उससे अधिक देगा, लेकिन बेटा के वैल्यू से कम होगा। इसका मतलब आर का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। समझ में आ रहा है बात? यानी कि घर को चलाने वाला कौन है, फादर। तो फादर बराबर हुआ क्या, बेटा और मम्मी का प्यार और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। रामू काका, रामू काका जो होंगे कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन बेटा का वैल्यू जो होगा
रामू काका के वैल्यू से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। रामू काका का वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि रामू काका का वैल्यू बेटा से कम होगा। इसका क्या महत्व है इसको ज़रा समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसको समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं उसके बाद, ठीक है ना, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप के पास कोई नंबर 4 है, ठीक है, और आप डिवाइड कर रहे हैं मान लीजिए 23 को, कितने बार में ले जाएंगे, 5 टाइम्स में, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम यही बोल रहे थे कि जो 23 है वो किसके बराबर लिखा जा सकता है, ये बचपन से करते हुए आ रहे हैं आप, 4 इंटू 5 और प्लस 3, तो यही बेटा साहब है, ये बेटा साहब है, और ये क्वीन है, और ये रामू काका है, और ये आपके फादर है। तो आप बताइए कि क्या कभी भी रिमाइंडर का जो वैल्यू, ये यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 4 से ज्यादा आएगा क्या? नो सर। क्योंकि 4 से ज्यादा आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 4 को भाग दिया जैसे 2, 3, 5 ऐसे में, ठीक है ना। अब देखिए, अब जब भाग देंगे तो 4 5 20 तो होगा, फिर आपका 3 बचेगा, तो क्या आप रुक जाएंगे? ये जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो 4 से ज्यादा हो गया, तो आप रुक जाएंगे कि भागा लगाएंगे? भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? इसका मतलब रिमाइंडर का वैल्यू कभी भी बेटा से ज्यादा नहीं होने वाला है, होने वाला है। यानी कि अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे, 4 के टेबल को पढ़ेंगे कितनी बार, 7 बार ना, या 8 बार, 4/32, कितना बचा, 3 बचा ना। तो यानी कि फिर से ये जो रामू काका है वो 4 से कम ही होंगे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि तब तक आप डिवाइड करेंगे जब तक कि यहाँ जो रिमाइंडर है वो 4 से कम ना आ जाए। तो इसीलिए तो इसे क्या बोला गया था, बेवड़ा बेटा, लेकिन बेटा है। क्वीन साहिबा जो कि रानी है, और बेटा बीच में फादर, ठीक है ना। फादर को नॉर्मली हम बी बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा में बीच वाले को बी ही नॉर्मली बोलते हैं, वैसे कुछ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बी बराबर क्या होगा हमारा, बेटा और मम्मी का प्यार और प्लस रामू काका। यहाँ पे रामू काका का वैल्यू जो है वो 3 है और बेटा जी का वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब समझ में आया? तो अब हमेशा याद रहेगा ये कि रामू काका का वैल्यू 20 से कभी ज्यादा नहीं होगा, और इतने भी निर्दयी फादर नहीं होंगे कि उससे पैसा लेके काम कराएंगे। यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर का वैल्यू निगेटिव नहीं होगा। हाँ, इतना निर्दयी हो सकते हैं कि 1 भी रुपया ना दे, काम कराएं, खाना वाना खिलाएं केवल, लेकिन पैसा नहीं दे, यानी 0 रुपया दें। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिमाइंडर का वैल्यू जो है हमारा वो क्या है, रिमाइंडर का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या b से छोटा होगा। अब जरा समझिए इस बात को। अभी तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, लेकिन ये लेमा है, दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या होता है इसको समझना पड़ेगा, लेमा क्या होता है उसे समझना पड़ेगा। लेमा जो होता है वो ऐसा स्टेटमेंट होता है जो क्या माना जाता है, ट्रू, जो प्रूव्ड माना जाता है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव ऑलरेडी माना जाता है, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दूसरे किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसे हम लोग लेमा कहते हैं, और वो जो होगा वो ऑलरेडी प्रूव्ड होगा। जैसे हम लोग इसमें भी पढ़े थे क्लास 9th में एक्सियम एंड पोस्टुलेट। उसमें एक्सियम और पोस्टुलेट क्या था, ऐसे स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड माने जाते थे, जिसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। एक पूरा एप्पल को अगर काट दिया जाए तो पूरा एप्पल कटे हुए भाग से बड़ा होगा। 2 बराबर नंबरों में बराबर नंबर जोड़ा जाएगा तो आने वाला जो नंबर होगा वो भी बराबर ही होगा। 2 बराबर नंबरों में अगर हम बराबर बराबर ही चीजें जोड़ें तो आने वाला नंबर भी बराबर ही होगा। तो ये जो लेमा है इसे प्रूफ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड माना जाता है। अब ये है क्या, जरा एक बार पढ़ के इसको समझते हैं। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b
देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसका मतलब जरा समझिए, ये लिखावट से हमको समझ में नहीं आता है। आप ऐसे ही मान लीजिए कि ये बोल रहा है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल रहा है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, तो कोई भी आपको दो पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर आपको ले लेना है। जैसे मान लीजिए हम 5 ले लिए और एगो 19 ले लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर है ना। अब ये दो को पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो इसके लिए एक यूनिक होल नंबर q और r एग्जिस्ट कर रहा है। एक यूनिक q और r, यूनिक का मतलब कि हर नंबर के लिए, जैसे 5 और 19 के लिए एक स्पेशल q और r होगा। अगर दूसरा अगर आप कोई नंबर ले लेंगे, जैसे आप ले लीजिए मान लीजिए 3 और 19, चाहे फिर 19 की जगह पर 27, तो इसके लिए भी q और r क्या होगा, एक यूनिक होगा जो इससे अलग होगा। हर दो पेयर के लिए q और r क्या होगा, यूनिक होगा, जो उस रिलेशन को फुलफिल करेगा। किस रिलेशन को, a बराबर बी क्यू प्लस आर को। समझ में आ रही बात। अब क्यों इसको यूनिक बोला गया, क्योंकि ये बोला गया कि ये क्या है हमारा, आप इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए आप b मान, किसी को तो मानना पड़ेगा ना किसी। अच्छा एक बात बताइए, जब हम भाग देते हैं तो 19 से 5 में भाग देंगे कि 5 से 19 में, तो इसका मतलब कि जो बीच में है वो बड़ा होगा। और एक और बात बता देते हैं, जो इसको बोलते क्या है, इसको डिवाइडेंड स्पेलिंग इसमें सबसे ज्यादा है, याद रखना है ना। ये होता है डिवाइजर, इसमें कम है ना, इसमें क्वोशिएंट। समझ में आया। और यहां पे क्या रहता है, रिमाइंडर। यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि डिवाइडेंड ये वाला होता है कि डिवाइजर ये होता है बाद में जाके। तो आपको याद रखना है कि यहाँ वाला जो होता है वो फादर होता है, फादर घर का मालिक होता है, और मालिक सबसे बड़ा होता है तो उसकी स्पेलिंग में सबसे अधिक अक्षर होगा। समझ गए बात को। क्वोशिएंट में और रिमाइंडर में कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों को। ये दोनों इसलिए कंफ्यूज में हो जाते हैं क्योंकि डिवाइजर और डिवाइडेंड एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इन्होंने बोला कि अगर ये आप भाग देंगे तो यहां से कितना आएगा, 5 या 15, क्या बचा। तो आपके पास जैसे आप 19 को और 19 और b के लिए, जैसे ये आपका a था 19 और b क्या था आपका 5, तो इन a और b के लिए दो नंबर q और r एग्जिस्ट करता है जिससे कि इस नियम का पालन हो जाए, a बराबर बी क्यू प्लस आर का। तो क्या तकलीफ, 19 बराबर किनारे किनारे का गुना और प्लस रिमाइंडर, 5 या 15 4 19। हाँ अभी हम बोले थे 3 और 27, तो 3 और 27 अगर आप लीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल में, तो 3 9 27, कहानी पूरे खत्म। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बीच वाला यानी कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर और इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, क्या तकलीफ, समझ में आ रही बात। तो इसे हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड मानी जाती है। अब इसको कैसे प्रूफ किया जाए, आप ही बताइए ना। इसको प्रूफ किया जा सकता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ऑलरेडी दिखाई दे रही है। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसे प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑलरेडी मानी जाती है। दिस इज लेमा, ये बात समझ में आ रही है। दिस इज लेमा एंड लेमा। अगर कोई पूछेगा लेमा क्या है तो क्या बोलेंगे कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया ये बात, समझ में आ गई। हर नंबर के लिए यूनिक होगा कि नहीं क्यू और आर, जो कि उसको बैलेंस कर रहा हो, a बराबर बी क्यू प्लस आर को, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, तभी ना मैनेज होगा। ये चीज है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो है ना जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि क्लास 9th की भी कुछ चीज़ें जरूरी है, 8th की भी जरूरी है, उसको भी साथ ही साथ फटाफट कंप्लीट कर लिया जाए। जैसे कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है
कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, सो ऑन, ये सब, ठीक है ना। तो इसको हम सोचे हैं कि एक हल्का सा फटाक से बोल के निकल दिया जाए कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, द काउंटिंग नंबर 1 2 3 डॉट 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 etc आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दिस कलेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल N के अंदर करली ब्रैकेट, कभी भी इसको हम लोग ऐसे अगर लिख देंगे n बराबर ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो ये गलत माना जाएगा। तो इसीलिए इस मतलब इस करली ब्रैकेट का महत्व होता है, यहाँ पे गड़बड़ लिखे हैं, ठीक है ना। ये करली ब्रैकेट रहेगा दोनों तरफ। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं उसको कोमा से सेपरेट करते हैं और 1 से स्टार्ट होता है, लास्ट में बंद कर देंगे, ठीक है, डॉट डॉट लगा के। क्लियर है। होल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, है ना। फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। 10 होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से, और इसके अंदर भी करली ब्रैकेट से ही होगा, और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देंगे। फिर आता है इंटीजर। ऑल काउंटिंग नंबर्स, द नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर। जितना भी काउंटिंग नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर जीरो और उस काउंटिंग नंबर का नेगेटिव यानी कि -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये किस में आ जाएंगे हमारे इंटीजर में। इंटीजर को दो चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Z से भी, या कुछ लोग I से भी करते हैं, ठीक है ना। कैपिटल Z से भी किया जाता है और I से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत। चलिए अब आ जाता है हमारे 9th में ही आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसके बारे में अभी हम लोग को डिटेल में भी पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। लेकिन अभी हम लोग एक मोटा मोटी महत्व इसका समझे कि क्या कह रहा है ये, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एनी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, लेकिन दैट कैन बी जिसे किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेयर, बस इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा। P बाई Q के रूप में तो आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, √2 बाई √3, ये भी P बाई Q है, नहीं है P बाई Q। तो क्या ये रेशनल है। तो ये आगे पढ़ना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि P बाई Q बस दिख रहा है तो हो गया, नहीं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P बाई Q के जो रूप में हम लिख रहे हैं तो P एक इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर अभी अभी सीखे हैं आप, ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड कंप्लीट इंटीजर, ठीक है ना। तो इसका मतलब रूट नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि रूट लग गया तो इंटीजर कहां से, आप कहोगे कि रूट लग गया तो इंटीजर कहां से, तो यहां से। √4 इंटीजर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में है क्या वो, इसकी बात नहीं की जा रही है, इसकी बात नहीं की जा रही है। बात किसकी की जा रही है, जिसका रूट बाहर नहीं आ पाएगा, जैसे √3 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये सब, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है रेशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई। अभी हम ये भी समझेंगे कि रेशनल नंबर में भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग होता है। ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए कि रेशनल नंबर का मतलब P बाई Q, जहां P और Q इंटीजर होना चाहिए, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। व्हाट इज द इरेशनल नंबर, बस उल्टा, जिसे P बाई Q के रूप में नाक रगड़ लो लेकिन एक्सप्रेस ना हो पाए। आप कितना भी कोशिश कर लो कि उसे हम P बाई Q में रिप्रेजेंट कर लें, हाँ ये जरूर है कि P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर, और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। अब इसके मतलब रेशनल नंबर में हमारा ये आएगा कि नहीं, 2 3 5 आएगा, बताओ तुम आज वो कैसे, P बटा P Q कहाँ है, तो केवल 2 केवल 3 केवल 5 है, जबकि हम बोले हैं कि P बाई Q में होगा, उसको बोलेंगे क्या, कोई भी नंबर एक, सुन रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, 0 भी होगा,
जीरो भी है, जीरो भी रेशनल है, ऊपर नहीं हो सकता है, क्यूब में नहीं होगा ना, क्यूब में जीरो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है। इस जितना भी नेचुरल नंबर उसके डिवाइड में हम 1 नहीं लिख सकते हैं। तो जितना भी इंटीजर है वो सब हमारा रेशनल नंबर का बच्चा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? अब आ गया तुम्हारा क्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल, अच्छा रेशनल में भी ये सब भी है, 2/3 हो गया, -1/3 हो गया, है ना, -2/-5 हो गया, -7/2 हो गया, ये सब क्या है, रेशनल है। अच्छा 1/0 रेशनल है कि नहीं? नहीं क्या है? क्योंकि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ। समझ में आया? अब इरेशनल में हम अगर नॉर्मल बात करें तो √2 √3 वैसा भी जानोगे तो ये भी जानोगे आगे चल के कि ये सब भी क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। बताएंगे डिटेल से आगे जान के। तो अभी जो है हम लोगों ने एक्चुअल में अगर बात करें तो क्या क्या सीखा हमने, माने कि एक क्रम में अगर हम बोले तुमसे कि हमने क्या क्या सीखा तो उसको जरा समझो, ठीक है ना। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या होगा, 2 वैरायटी, एक वैरायटी होगा रैशनल का और एक वैरायटी होगा इरेशनल का। याद रहेगा? मतलब कि इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात? फिर रेशनल में आपका जो नेचुरल नंबर है या आप इंटीजर कह लो, पूरा इंटीजर, जैसे आप कह सकते हो 0 1 2 -3 -4 कुछ भी, 5 6 कुछ भी, है ना, डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे रेशनल में आ जाएंगे। रेशनल का एक और फॉर्म दिखाई देता है हमें जो p/q का रूप का होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में होता है, यानी कि 2/3 7/8, ठीक है ना, 9/2, ये सब। कोई दिक्कत? अब अगर इंटीजर की भी बात करो तो इंटीजर में भी अब 3 वैरायटी हो जाते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जिसे नेचुरल नंबर कह सकते हो, ठीक है। एक हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर यानी कि -n, नेचुरल नंबर का नेगेटिव, -1 -2 -3, और एक होता है 0। 0 को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन न्यूट्रल नहीं बोलते हैं, तो अपने से समझने के लिए बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ये प्रीवियस नॉलेज था, बता दिए हम, है ना, दिमाग में बना हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत? रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को तो जानी गए Z और I से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर तो यही है। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पूछ रहे हैं क्यों काहे ले रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों काहे ले रहे हैं? क्यों? क्यू बार बोला जाता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सर वो दिखाता कि नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, वैसा कुछ नहीं है, क्यू बार बोला जाता है, बस इतना जानो, ठीक है ना। अभी बहुत कहानियां होंगी। क्यू बार ऐसा रेशनल नहीं होता है, कोई नंबर पे बार लग जाएगा तो 1.3 बार रेशनल है कि रेशनल है? रेशनल है। 1.3333333 ये क्या है? रेशनल है। गलतफहमी में मत रहना, बहुत लोग रहते हैं, तुम ही नहीं। रेशनल नंबर, अच्छा इसको क्यों बोला जाता है रेशनल नंबर को? हाँ, मैथमेटिक्स में केवल हम लोग इंडियन मैथमेटिक्स नहीं ना पढ़ते हैं कि नहीं, W को होल नंबर है तो WA लिखेंगे। रेशनल नंबर कहीं दूसरे जगह पे क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट इसलिए किया जाता होगा क्योंकि वहां का नाम क्यू से शुरू हो जाता होगा, इसलिए। बात समझ में आ रही है बात? फॉरेनर्स में उसको क्या बोलते हैं? ग्रीक वर्ड बोला जाता है, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, हो सकता है ये सब हो, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस जानो क्यू किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा आ जाता है डिविजिबिलिटी। बहुत छोटी छोटी बात है, समझना चाहिए। डिविजिबिलिटी क्या मीनिंग होता है? डिविजिबिलिटी का लिखा गया है कि अ नॉन जीरो इंटीजर a इज सेड टू
डिवाइडेड बाई एन इंटीजर b इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट a बराबर b q। ये कुछ नहीं पल्ले पड़ा अभी तक। इतना समझिए कि अ नॉन इंटीजर a यानी कि आप मान लीजिए 10 इज डिवाइडेड बाई एन इंटीजर b, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट कि a बराबर, ये क्या था आपका ए बराबर a था, ये आपका क्या था b था, और ये क्या था आपका q। तो ये कह रहा है कि अगर a b से डिवाइड कर रहे हो तो ये पूरी तरह से डिवाइड तभी माना जाएगा यदि आप 10 को यानी कि a को b इंटू q के रूप में लिख पाओ। अगर 5 गुने 2 के रूप में अगर 10 को नहीं लिख पाओगे, जैसे कि अभी जैसे हम दे दें कि 11 और 2, अब नहीं डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि आप लाख कोशिश कर लो 11 को 2 के गुना में कोई इंटीजर लिख देने का, लिखा के दिखा दो। इंटीजर लिखना है, बोला है ना, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q, यानी कि कोई भी नंबर को डिवाइड तब माना जाएगा जब वो उतना टाइम्स आ जाए। जैसे कि मान लो 3 है, हम 27 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 डिवाइड करेगा कि नहीं 27 को 9 बार में। इसका मतलब 27 को 3 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, ये एक इंटीजर आ जाएगा। लेकिन वही अगर हम 28 कर दें तो नाक रगड़ लें, यहाँ पे नहीं मिलने वाला है कुछ इंटीजर नहीं मिलेगा जो 28 ला दे गुना करवा के। करा दोगे, मिलेगा? मतलब समझ में आ रही है कि पूरी तरह से डिविजिबल अगर होगा वो नंबर, तो निश्चित रूप से जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके में कोई नंबर से इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा। अब और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 20 ले सकते हो। 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि 5 के मल्टीपल के रूप में 20 को लिख सकते हो। 5 के मल्टीपल के रूप में 20 को लिख सकते हो, इसीलिए 5 डिवाइड करेगा किसको? अब एक और महत्वपूर्ण बात, लोगों का कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जाए, ठीक है ना? बहुत बड़ा कंफ्यूजन। और वो कंफ्यूजन क्या होता है, देखो, जनरली लिखावट का दिक्कत है और कम नॉलेज वाले लोगों का दिक्कत है। अगर हम ऐसे लिखें कि 3 डिवाइड्स, नॉर्मली तो ऐसे नहीं लिखते हो 27 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे ना, और तब ना 3 से भाग देते हो 27 को, 3 9 27 करते हो, बोलो, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दे 27 और सीधा लाइन खींच दे और यहाँ लिख दे 3, तो ये सही है कि गलत है? गलत है, ये गलत है, ठीक है ना? इसको ये नहीं समझना है, इसका उल्टा सही है, मतलब ये सही है। 3 ऐसे 27, अगर ये लाइन सीधा है, अगर ये लाइन सीधा है, इसका मतलब ये माना जाता है कि 3 डिवाइड करना चाहिए 27 को। 3 डिवाइड्स 27, 3 डिवाइड्स 27। अब यहीं पे अगर हम बोल दें कि 3 डिवाइड्स 28, तो ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। क्योंकि आप भाग देंगे तो नहीं लगेगा। किस से भाग देना है? 28 से नहीं, 3 से। समझ में आ रही बात? तो लाइन सीधा रहेगा तो पहले वाले से डिवाइड करना है दूसरे वाले को, ठीक है ना? वो भी तो छोटा ही है। कौन 3 छोटा है? तो भाग लगा रहा है। 3 का टेबल पढ़ोगे तो भाग लग जाएगा। 3 9 27, एक के बचेगा। तो एक जो बच गया तो इसका मतलब भाग नहीं लगा। रिमाइंडर अगर बच गया तो भाग नहीं लगा। समझ में आई बात? तो यही बोला है कि अ नॉन जीरो इंटीजर a इज सेड टू डिवाइडेड बाई एन इंटीजर b, है ना? डिवाइडेड बाई की जगह पे लिख दो डिविजिबल बाई। क्या लिख दो? डिविजिबल बाई एन इंटीजर b इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q सच दैट कि a बराबर b q हो जाए। मतलब समझ गए? अब समझो कुछ एग्जाम्पल। ये लिखा है, कुछ इलस्ट्रेशन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। ट्रू और नॉट, ये ट्रू है कि नहीं है? ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि 93 को
हम लोग 3 के मल्टीपल में कोई इंटीजर हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्या मिलेगा? 3 3 9 और 3 एकम 3 मिल जाएगा। तो ये ट्रू है और ये क्या है? क्योंकि हम लाख कोशिश कर लें कि 6 के मल्टीप्लाई में 28 लाना है, 6 के मल्टीप्लाई में हमको कुछ लिखना है और 28 आ जाए, तो ये नहीं आ सकता है, तो ये फॉल्स है। ये क्या दिक्कत है? 0 को ऐसे नहीं लिख सकते हो? 4 × 0 नहीं आ गया? क्या तकलीफ? आप 0 से भाग तो दे के देखो 4 को। इस तरह से नाराजगी क्या? इससे 0 से इस तरह की नाराजगी क्यों? 0 से भाग नहीं देते हैं। हाँ, अब ये सब बात समझ में आया? 0 से हम भाग नहीं देखते हैं। 4/0 लिखा जाता है, तब ये गड़बड़ है। लेकिन उल्टा सही है, ये फॉल्स है। लेकिन ये 5 डिवाइड्स 0, माने कि 5 से हम भाग दे रहे हैं 0 को। यहाँ पे हम लोग गड़बड़ लिखे हैं, ये ना, ये कहाँ जाएगा? जिससे 0 से भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं वो यहाँ ना रहता है, और जो बीचवा में रहता है वो ये ना रहता है, ऐसे ना रहता है। तो इसका मतलब बीच वाला ना लिखते हो। बस समझ में आ रहा है? तो 0 में क्या चीज का गुना करोगे तो 4 आ जाएगा? बताओ ना। 0 में तनी गुना करके दिखा दो, कोई नंबर का जो 4 ला दें। कोई नहीं है। 0 का औकात यहाँ पे पता चलता है, 0 का औकात यहाँ पे पता चलता है। मल्टीप्लाई कराओ ना 5 करोड़ भी, 0 हो जाएगा, दबा लेगा अपने अंदर। समझ रहे हो? 5 करोड़ यहाँ लिख दोगे तो भी वो दबा लेगा, 5 अरब करोड़ भी लिख दो तो भी वो दबा लेगा, नहीं दबा लेगा। ये 0 का औकात है। कैपेसिटी है उसका। समझ में आ रही है बात? 0 का औकात ही नहीं समझ रहे हो। अब देखो ये सही है ना? 0 बराबर, अब हम लिख सकते हैं किनारे किनारे का गुणनफल, तो हम 0 बार में लेके चले जाएंगे पहाड़ा, तो 0 बार में पढ़ेंगे पहाड़ा ना 5 का, तो 0 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब बीच वाले बराबर किनारे किनारे का गुणनफल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? इसका मतलब ये वाला ट्रू है। इसका मतलब क्या समझे कि अभी अभी तुम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन में ही देख रहे थे कि डिनोमिनेटर में क्यू जो लिखा था, डिनोमिनेटर में वो क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पहला वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? गधा, डिनोमिनेटर है। इससे तो भाग दे रहे हो तुम, इसी से तो भाग दे रहे हो। पहला वाला जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में 0 कैसे होगा? बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे हम। समझ में आ रही बात? तो अब देखो ये बात समझ में आ गई सब कि नहीं समझ में आई? ये बता दो माइनस है, क्या दिक्कत है? नहीं कहा नहीं सही है? बिल्कुल सही है। 5वां नंबर में देखो, माइनस में ले जाएंगे। क्या हम लोग 8 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? -2 × -4, क्या तकलीफ? नहीं आ गया +8? आप जब भागा देंगे -2 से किस में? 8 में, कितनी बार में? -4 बार में ले जाएंगे भाई। क्या दिक्कत है? तो ये क्या है? ट्रू है। और ये क्या तकलीफ है भाई? ट्रू हो जाएगा। इस प्राणी को क्या तकलीफ है भाई? -7 को अगर -35 में भाग क्या बार में? 5 बार में। तो इसका मतलब हुआ कि -35 को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? -7 के मल्टीपल में कुछ 5, हाँ लिख सकते हैं ना? ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये क्योंकि 13 से कहाँ भाग लगेगा? सर ये माइनस नहीं होगा। कौन? -35 माइनस तो प्लस हो जाएगा फिर। तुमको माइनस ना ले जाना है। एक्चुअल यहाँ पे -35। अच्छा तुम घटाते हो ना, याद है ना तुम्हें? तो घटाते हो तो साइन बदलेगा कि नहीं? घटाओगे ना तुम, तो घटाएगा मतलब माइनस लिखेंगे, तो माइनस प्लस। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ में? ये ट्रू है कि नहीं? तो इस सारा का सॉल्यूशन का रीजन हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप समझ सकते हो। ठीक है ना? कि 6 डिवाइड्स 93 इज ट्रू बिकॉज 93 = 3 × 31। 6 डिवाइड्स 28 इज नॉट ट्रू बिकॉज 28 = 6c इज नॉट वैलिड फॉर एनी इंटीजर c। आपके पास कोई भी इंटीजर c नहीं है जिसमें 6 से गुना कर दीजिएगा तो 28 आ जाएगा, इसीलिए ट्रू नहीं है। ठीक है ना? 0 डिवाइड्स 4 इज नॉट ट्रू बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? कि हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते ही नहीं है, इसलिए डिवाइड करना ही मना है, इसलिए सही नहीं है।
समझ में आ गई बात? तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत? अब जो है कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग, जो कि हमें आगे चल के काम आएगा। क्लास 11th 12th में जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काम आती हैं, ठीक है ना? तो हम ये सोचें कि कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है ना? हर चीज़ हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ें, ठीक है? चलिए, तो क्या लिखा हो गया है? +1 डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। सही बात है। अगर 1 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करिएगा आप, नहीं हो जाएगा। 1 10 से 10, 1 11 11। फिर लिखा गया है कि +-1 जीरो से को डिवाइड करेंगे। ठीक है 1 डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है। नॉन जीरो इंटीजर, जीरो नहीं, जीरो को छोड़ सारा इंटीजर। जीरो को छोड़ दो सर, जीरो को छोड़। हो जाएगा। जीरो को भी कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कैसे जीरो जीरो को डिवाइड करना है 1 से ना, आगे मिलेगा तुम्हें। 1 से ना डिवाइड कर रहे हैं हम, 1 से ना डिवाइड कर रहे हैं जीरो को, जीरो बार में जाएगा। तो 1 डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर, ये भी सही है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस भी लिखा है, दैट इज +-1 इज ऑल्सो, इसका सिंबल का मतलब डिवाइड्स, यानी कि ये डिवाइड्स करेगा, ये डिवाइड करेगा, है ना? +-1 डिवाइड ए फॉर एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए। कोई दिक्कत? +-1 रहेगा तो भी डिवाइड करेगा, 1 भी डिवाइड करेगा, -1 भी डिवाइड करेगा। अभी अभी देखे हैं बहुत सारा एग्जाम्पल, -1 बार में लेके चले जाएंगे, 1 बार में नहीं जाएगा तो -1 बार में लेके जाएंगे। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत अगला वाला, जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए। नॉन जीरो इंटीजर से हम डिवाइड कर सकते हैं, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आपको मालूम है ना? जीरो को अगर डिवाइड करना है, हमें जीरो को डिवाइड करना है तो जीरो से तो दिक्कत है, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और भी कोई नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से। क्यों? क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में हम जीरो बर्दाश्त नहीं करते। बस ये याद रखिएगा। P/Q में जो Q नॉट इक्वल टू जीरो लिखा गया है ना, वो रेशनल इरेशनल को देख के नहीं, वो नंबर्स का डेफिनेशन देखे कि नंबर ही डिफाइंड नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अच्छा, तुमको ये लगता है कि ये इरेशनल है? हाँ, तुम्हें लगता था पहले कि इसे इरेशनल कहते हैं? बिल्कुल सर। नहीं लगना चाहिए। ये ना ही रेशनल है और ना ही इरेशनल है। बात समझ में आ रहा है? नॉट क्यू, नॉट क्यू डैश, ठीक है ना? दिस इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। समझ रहे हो? क्लियर है? कहां तक हो गया था हमारा? दूसरा, जीरो डिवाइड जीरो इज डिविजिबल बाई, जीरो इज डिविजिबल बाई, माने बाई वाला बाद में ना होता है, उसके द्वारा डिविजिबल किया जाएगा ना जीरो को। तो जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही है? ये वाली कहानी है। जीरो डिवाइडेड बाई कुछ भी यहां लिख देंगे कोई चलेगा, लेकिन यहां जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो वही बोला गया है कि क्या है? जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नॉन जीरो इंटीजर ए। दैट इज, ए से जब हम भाग देंगे जीरो में चलेगा, लेकिन ये ए क्या नहीं होना चाहिए? यहां लिखा गया फॉर एवरी नॉन इंटीजर ए। क्लियर है ना? समझ में आ रही बात ना? यस सर। जीरो डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? इसका मतलब जीरो डिवाइडेड बाई ए। तो ए 10 20 50 सब हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। वही बोल रहे हैं ठीक है कि नॉन जीरो इंटीजर है, ठीक ना? चलिए, जीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर। जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं करता। सही बात। उल्टा बात है, यानी कि ये वाली बात हो रही है, ए बाई जीरो की बात हो रही है, ये सही नहीं है। बाय डेफिनेशन समझ में आ रही बात ना? हाँ, इफ ए इज अ नॉन जीरो इंटीजर एंड बी इज एनी इंटीजर, देन ए बाई बी, अगर ए डिवाइड्स कर रहा है बी को, तो ये इंप्लाई हो जाएगा कि ये ऑल्सो डिवाइडेड बाई, मतलब ए ऑल्सो डिवाइड माइनस बी, माइनस ए ऑल्सो डिवाइड बी, माइनस ए ऑल्सो डिवाइड माइनस बी। मतलब कि जैसे अगर 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 2 डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां से ये बात ये इंप्लाई करता है कि 2 जो होगा वो -4 को भी डिवाइड करेगा।
करेगा फिर यहाँ क्या कर रहा है कि -2 भी डिवाइड करेगा 4 को। करेगा यहाँ दोनों माइनस में लग गया तो -2 डिवाइडेड बाई -4, ये भी सही है। करेगा माइनस प्लस से कोई अंतर नहीं होने वाला है, यस खुद सोच के देख लो। हाँ समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? क्योंकि जब हम भाग देंगे तो ये कै बार में ले जाएंगे, 2 बार इसको भाग ले जाएंगे तो कै बार में ले जाएंगे, -2 बार में। -2 बार में इसको भाग ले जाएंगे तो किस में बार में, -2 बार। इसके में ले जाएंगे तो 2 + 2, तो -2 में 2 का गुना करोगे तभी ना -4 आएगा। अब -2 का गुना कर दोगे तो +4 आ जाएगा, +4 नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये कह रहा है कि अगर a किसी नॉन जीरो इंटीजर को डिवाइड कर रहा है पूरी तरह से तो प्लस माइनस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी डिवाइड करेगा। 5वां नंबर, इफ a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर देन a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a, दिस इंप्लाई a बराबर ±b। ये कह रहा है कि अगर a भी b को डिवाइड कर रहा है और b भी a को डिवाइड कर रहा है तो यही केस होगा कि दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन प्लस माइनस का अंतर चलेगा। मतलब समझे नहीं समझे? 2 भी डिवाइड कर रहा है 2 को और इधर वाला भी 2 डिवाइड कर रहा है 2 को, ये तभी ना सही होगा जब बराबर हो। हाँ ऐसा कभी होगा कि 2 डिवाइड करे 4 को और 4 भी डिवाइड कर दे 2 को? नहीं कर एक ही केस है जब दोनों नंबर बराबर हो या फिर बराबर नहीं भी हो तो साइन में बस अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो, यानी कि ये भी तो ठीक है, क्या दिक्कत है? यस सर ठीक है 2 -2 को डिवाइड नहीं करेगा, -2 + 2 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब कि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और दूसरा भी पहले को डिवाइड कर रहा है। इसका सरासर मतलब है कि ए नंबर, हाँ वाईफाई ऑन है, अभी याद आ रहा है क्या तुम्हें? याद है, डरा दी कुछ देर के लिए हमको तो तुम। हम भी कुछ देर के लिए सोच रहे थे कि वाईफाई तो नहीं ना है। अच्छा एक बात बताओ, ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, इसमें वाईफाई का क्या जरूरत है? तो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा तो है। नहीं बताएगा। अरे वाह, शुक्रिया बाबा मैथ्स वाले की तरफ से। ये बात समझ में आ गया? तो ये कह रहा है कि अगर a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर्स देन a डिवाइड्स b एंड b, देखो ये लिख देने का मतलब ही है ना कि अगर ये लिखा गया, अगर ये इसका मतलब है कि a पूरा पूरा डिवाइड करेगा ही b को, तभी ये सिंबल लिख सकते हैं। यस सर। कभी भी ऐसे, अगर अभी तुम ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें इसको फॉल्स बोल रहे थे कि नहीं? इसको खोल रहे थे 6/28 बड़ा आगे भाई, बैटरी लो। या देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये लिखे ही न थे हम इसे, इसको ट्रू बोल रहे थे। इसका क्या मतलब है कि अगर हम ये लिख दिए हैं तो इसका मतलब वो सही ही है। इसीलिए पूछा गया है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्योंकि ये लिखावट जो है वो कहता है कि 13 जो है -25 को पक्का डिवाइड करेगा ही करेगा। तो जब हम लिखे हैं ये बात तो ये गलत ना लिखे हैं, तभी ना फॉल्स बोले हैं। मतलब समझ में आया कि अगर a डिवाइड b लिख दिया गया, इसका मतलब कि b बराबर क्या आ जाना चाहिए? AQ, कुछ ना कुछ इंटीजर यहाँ आ जाना चाहिए। समझ में आया बात? यस सर। ये चीजें थी, बताना था। समझ गए? यस सर। तो a एंड b आर नॉन जीरो इंटीजर देन a डिवाइड्स b एंड b ऑल्सो डिवाइड a। तो ये बस एक ही केस होगा जब a बराबर ±b होगा। यानी कि इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 6 डिवाइड्स 6 और 6 डिवाइड्स -6। तो यही बात है, a बराबर ±b होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, बराबर होना चाहिए ना। फिर कह रहा है कि इफ a इज नॉन जीरो इंटीजर एंड b c आर एनी 2 इंटीजर। एक नॉन जीरो इंटीजर है a और b और c भी एनी 2 इंटीजर। उसके बारे में नहीं बोला कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या जीरो है, क्या है, नहीं है, ठीक है ना, बस दोनों इंटीजर है। देन अगर a डिवाइड्स b एंड a ऑल्सो डिवाइड्स c, मतलब a जो है भाग दे रहा है b को भी पूरी तरह से, तभी ना माना जाएगा ये। और a जो है पहले जो लिखा है वही नीचे जाएगा, गलत फहमी में मत रहना। ये भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये कह रहा है कि a जो होगा वो b
प्लस सी को भी डिवाइड करेगा और ए जो है बी माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। प्लस रहे चाहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को डिवाइड करेगा। पहला देखा जाए, फिर दूसरा देखा जाएगा, फिर तीसरा देखा जाएगा। ये 3 केस है। अगर ये बात है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी पहला केस चल रहा है। अगर ए बी को भी डिवाइड कर रहा है और ए अगर सी को भी डिवाइड कर रहा है तो ए बी प्लस सी को भी डिवाइड करेगा और ए बी माइनस वो कैसे? बारी बारी से डिवाइड कर लो, बारी बारी से डिवाइड कर लो ना। इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसे। ए और बी और सी कुछ 5 + 8 नहीं वो छोड़ो ना, यही से देखो ना, b डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए लिख सकते हो ना। ये सही था कि नहीं था? ये भी सही था कि नहीं था? तो ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, क्या दिक्कत? इंटीजर है ना चाहिए। पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब क्या? ये पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब क्या कि भाग लगे तो इंटीजर आए, तो ये भी इंटीजर आएगा, ये भी इंटीजर आएगा। अब एग्जांपल के रूप में देख सकते हो कि 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो अलग से जोड़ोगे तो भी नहीं डिवाइड करेगा, माइनस को भी नहीं करेगा। बस -2 टाइम्स हो सकता है आ जाए, या -1 टाइम्स आ जाए। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज फिर आगे है कि अगर ये बात सही है, अगर ए ने भी बी को पूरी तरह से भाग लगा दिया है और ए ने सी को भी पूरी तरह से भाग लगा दिया है, तो ए जो है वो बी इंटू सी को भी भाग लगा देगा, नहीं लगा देगा? सोच के देखो, बी सी बाई ए लिखे होगे ना तुम इसके लिए। तो क्या बी जो है ए को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा था, तो सी इंटीजर है ना था। देखो तो इंटीजर ऊपर आए तो कोई क्या दिक्कत है? ये कट गया कि नहीं कट गया? ये ए से बी कट गया कि नहीं? पूरी तरह से कुछ ना कुछ इंटीजर देगा। उस इंटीजर में हम कोई इंटीजर से गुना करेंगे तो इंटीजर ही ना आएगा। तो इंटीजर आ जाने का मतलब ही क्या होता है? भाग लग जाना। जैसे हम 2 से भाग दे रहे हैं 21 में, इंटीजर आया तो भाग नहीं लगना होता है। इसका मतलब 2 से भाग दिए 22 को, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर अगर आ गया भाग लगाने के बाद तो भाग लग गया, ये माना जाता है। इंटीजर अगर नहीं आया तो ये माना जाता है कि भाग नहीं लगा। तो यही खेल है। पहले ही बोला गया था कि b डिवाइडेड बाई ए, b डिवाइडेड बाई ए बोला गया था। तो जब इनटू में c है तो c तो इंटीजर था, तो ऊपर में इंटीजर है और नीचे में जो एक ही इंटीजर है उससे भाग लग जा रहा है, तो ये भी इंटीजर देगा। b बाई ए क्या देगा? इंटीजर में कोई इंटीजर का गुना करोगे तो क्या आएगा? तो भाग नहीं लगा। ये चीज है। फिर क्या कह रहा है कि ए ऑल्सो ए डिवाइड्स बी एक्स फॉर एनी इंटीजर एक्स। तो ये तो बात सही है, यही वाला बात हुआ ना। इसके लिए बदमाशी नहीं करो माज। ए बी को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा था और उन्होंने बोला कि अगर आप x भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वही वाला केस हो गया ना कि x तो इंटीजर ही है और b बाई ए पूरी तरह से कट ही रहा था, शुरू में ही दिया गया था कि a डिवाइड्स b। समझ में आ रही बात? चलिए ये भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अब पढ़ चुके हैं। अब ये आप जानते ही हैं कि भाग देने पे किसको क्या कहते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड, इसको डिवाइजर और इसको क्वाशिएंट। और यहाँ जो आता है रामू काका, जो कि हमेशा इससे कम हो गए, बेवड़ा बेटा से। बेवड़ा बेटा, बेटा है लेकिन बेवड़ा है लेकिन बेटा है। रामू काका है। बूढ़े हो गए। बेटा बेवड़ा भी है लेकिन बेटा है। समझ गए बात को? क्लियर है? अब है अलॉगरिथम। अलॉगरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम जो है ना, बस एक मेथड है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक प्रोसीजर होता है, तो एल्गोरिथम क्या है? एक किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर है बस। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं? और ये एल्गोरिथम में जो
प्रूफ होगा उसमें किसी न किसी लेमा का यूज किया जा सकता है। लेमा क्या होता है? कोई प्रूवन स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड माना जाता है, उसे प्रूव नहीं किया जाता, वो माना जाता है कि वो सही है और उसका हेल्प लिया जाता है एल्गोरिथम में। यानी कि एल्गोरिथम क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर टू या मेथड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया? अब पढ़ लीजिए इसको। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रही बात? आगे का क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फाइंडिंग द HCF ऑफ टू गिवन नंबर्स बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से घबरा नहीं जाना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम है ना यूक्लिड, वही यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में हम पहले ही से जानते हैं कि वो क्या है? एक प्रोसीजर। अब यूक्लिड डिवीजन का मतलब यूक्लिड डिवीजन में लगने वाला कोई स्टेप होगा, एक प्रोसीजर होगा जिससे हम लोग HCF LCM निकालेंगे। तो अब यहाँ पे पढ़िए इसको। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन अ यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या करता है? कुछ न कुछ रखता है, मतलब लेन देन है उसका। किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। किसका? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करते समय। तो आप देखिएगा जब हम लोग एक जैसे आप HCF जैसे आप निकाल के एक बताते हैं तभी समझ में आएगा, और ज़्यादा नहीं तो हमारे दिमाग में तो चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में थोड़ी चलेगा। जैसे मान लो हमको 4 का और 6 का LCM HCF निकालना है, तो HCF निकालना है मान लो, तो हम 4 किसको क्या बोलते हैं? नहीं बोलो किसको क्या बोलते हैं? 4 और 6 का एक साथ निकालना HCF होगा। जो हम निकालेंगे वो निकलेगा। अरे नहीं, वो साथ हम HCF ही निकालेंगे, हमको मन करेगा LCM निकाल देंगे। अभी निकाल रहे हैं HCF, ऐसे लिख दिया का मतलब कि HCF निकालना है। ये कैसे होता है? सो के रहोगे तो पिटबो करेंगे। एक्टिव रहो थोड़ा, बोले ना डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। कुछ लिखा जाता है। जो चीज सही है वो पूछो। 4 से जब 6 को भाग देंगे तो लगेगा भाग, कितना बचेगा? फिर क्या किया जाता है? HCF निकालते समय इसको ऐसे कर दिया जाता है। हम लोग तो बचपन में ही करते थे, लेकिन तुम लोग पता नहीं 10th में करते हो। तुम लोग इस तरह से बचपन में HCF निकाले थे? हाँ, ऐसे करके वही चीजवा है, बस इसमें ना 2-4 को स्टेप लिखना पड़ता है। हाँ, कैसे किए हैं, बस कैसे किए हैं वो लिखना पड़ता है। और वो कैसे किए हैं उसको समझना। 2 तिया 6, सॉरी ये 4 आएगा और 2 दूना 4, 0। यहाँ वाला जो डिवाइजर आया ना, दिस इज HCF, दिस इज। तो अब ऐसे अगर तुम HCF लिख दोगे ना तो एग्जाम में तुमको मिलेगा 0/लुल नंबर। अगर ऐसे HCF निकाल दोगे तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही निकाले हो, लेकिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने अगर बोल रखा है कि फाइंड द HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो निकालेंगे ऐसे ही, लेकिन हमें स्टेप लिखना पड़ता है। पहला स्टेप होता है इसमें, स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है। ये स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप ये लिखोगे कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 4 छोटा है B से, मतलब 6 से, बोलो। तो सबसे पहले जब हम 4 से भागा देंगे यहीं पे, तो ये 6 बराबर क्या लिख सकते हैं स्टेप 1 में? किनारे किनारे का गुणनफल प्लस रिमाइंडर, यानी कि 4 गुने 1 और प्लस 2 रिमाइंडर बचा है। फिर स्टेप 2 में लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर बराबर 2 बराबर नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर साहब 0 नहीं है, इसलिए रामू काका को 0 कर देना है, एकदम निचोड़ लेना है। रामू काका को मतलब निचोड़ लेना, समझ रहे हो? निर्दयी पिता है, खूब काम करवाओ, पैसा। तो रामू काका क्या हो गए? 0 भी नहीं हुआ है। तो अभी इनसे फिर से अब इन्हीं को बना दिया जाएगा क्या? डिवाइजर। इन्हीं अब यही डिवाइजर हो गए।
तो अब फिर से यहाँ पे तो हम सारा देख रहे हैं, अब 4 बराबर लिखेंगे। तो 4 बराबर 2 गुने 2 अब प्लस 0। अब रामू काका 0 हो गए। तो यहाँ जो डिवाइजर होता है, दिस इज नॉट डिवाइजर, दिस इज डिवाइडेंड इन दिस स्टेप हाँ सर। ना। इस स्टेप में ये बीच में आ चुके हैं, और बीच में जो रहता है वो सब कुछ रहता है, बोले थे ना बड़ा रहता है, बड़ा बड़ा, उसका स्पेलिंग ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो डिवाइडेंड है। ये डिवाइजर यहाँ वाला जो रहता है वही HCF होता है। तो इसका मतलब अब इस स्टेप के बाद हम HCF क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 जो हमारा आया, हम पहले से याद किए हुए, यही होता है, लिखना है बस स्टेप में, तो वही लिखेंगे HCF। अब इसी को बोलते हैं, ये लिख दोगे जब ना, ये जब ये लिख दोगे तो तुमको बोला जाएगा कि तुमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बनाया है। बस उसको लिखना है स्टेप। इसी को बोलते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक बेस्ड ऑन अ यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर। वी मे रिकॉल दैट HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B इज द, मतलब ये कहानी सुनो, बस ये एक एल्गोरिथम के बारे में बताए थे। एल्गोरिथम क्या था, एल्गोरिथम क्या था, वेल डिफाइंड स्टेप्स, प्रोसेस, वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब उस स्टेप लिख रहे हैं तो एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब सही, सही है, सत्य है। तो वो स्टेप लिखोगे तभी तुमको नंबर मिलेगा। बात समझ में आया। लेकिन एक बात हमें ये नहीं समझ में आता है कि HCF का मतलब क्या होता है, निकलता ऐसे है हम ये, हाँ चिल्लाओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, सर जो सबसे बताइए ना। और इसको नहीं जानने की वजह से आप जानते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। अभी हमारे स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक, नहीं जानिएगा तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है देख रहे हैं आप, अ सर्कुलर फील्ड हैज़ अ सरकमफरेंस इतना किलोमीटर, देयर साइक्लिस्ट starts together and can cycle 48, 60 and 72 kilometer a day around the field. When will the meet again? पुनः ये कब मिलेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। जब HCF लिख देगा कि HCF निकालिए तब निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं तरीका क्या है। लेकिन ये बना के दिखाइए ना, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. एक परेड में 32 को बैंड बाजा बजाने वाले लोग हैं। बैंड बाजा बजाने वाले लोग को जानते हो, आर्मी में ही बजता है, आगे बाद ड्रम चलता है, बम बम बम, परेड चलता है। अब देख सकते हैं तो परेड कभी भी कैसा बनता है, सीधा जो मतलब कॉलम और रो बराबर होते हैं, रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 32 गो मेंबर हैं और 616 गो सैनिक है मान लो, उसका आपको इस तरह से अरेंज करना है ताकि एक भी घटे भी नहीं ना एक भी बढ़े, और परेड में पूरा बन जाए। तो ये सारी कहानी को बस अभी थिंकिंग करोगे तो ही आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, क्योंकि अभी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही नहीं जानते हो, बस HCF का फुल फॉर्म याद किए हुए हो। और इस वजह से इस तरह का क्वेश्चंस या फिर इस तरह का क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अभी और भी क्वेश्चंस है तुम्हारा एक्सरसाइज में, हम तुम्हें बता देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनेगा। जैसे यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377, 15628 लिविंग द रिमाइंडर 1 and 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। आता है कि इतना रिमाइंडर छोड़ेगा, बताइए कितना होगा HCF, मतलब वो नंबर, एक नंबर को नहीं निकलता है, किसका HCF निकालो। बहुत खतरनाक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, बहुत खतरनाक होता है। पहले समझो इसका मतलब है ना, HCF का और LCM का, तब ज़रा देखना कि क्या होता है। सबसे पहले कल समझोगे, ठीक है, जो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग समझेंगे आगे। थैंक यू।